हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी डिस्कस कर चुके हैं। एयर फील्ड कैपेसिटर और एक पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, और पेन और कॉपी निकालें आप और इसको नोट करें मेरे साथ साथ, तभी आनंद आएगा आपको, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बस मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आपने लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होगा, जो वर्क किया जाएगा, उस वर्क के अमाउंट को क्या बोलते हैं? दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फील्ड बिटवीन टू मेटलिक प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। ठीक है, आप नोट करिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर और कैपेसिटर। किसी कंडेंसर को चार्ज करने में जितना सोर्स मीन्स जैसे बैटरी से चार्ज कर रहे हो आप, या किसी जनरेटर से चार्ज कर रहे हो, किसको? कंडेंसर को। तो इस बैटरी के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी, सप्लाइड एनर्जी जो की जाएगी, उस एनर्जी में से उस एनर्जी का कुछ पार्ट इस कंडेंसर की प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस फील्ड में स्टोर्ड होता है। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना? तो इस कंडेंसर को चार्ज करने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क का कुछ अमाउंट इस कंडेंसर की दोनों प्लेटों के बीच में स्टोर होता है। जो एनर्जी ये बैटरी सप्लाई देगी, उस एनर्जी का कुछ भाग, कुछ पार्ट एनर्जी का स्टोर होता है इस कंडेंसर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ एनर्जी वेस्ट होती है बच्चों किसके फॉर्म में? वायर को, इस वायर को हीट करने में, ठीक है नहीं, और प्लेटों को गर्म करने में, हीट करने में। क्यों हीट करेगा ये वायर? क्यों हीट करेगा? कि जैसे ये कोई कंडेंसर है और इसको हम चार्ज कर रहे हैं इस बैटरी से, मेरी बात को प्रॉपर ध्यान से सुनना, और इस बैटरी का पोटेंशियल V है। जब हमने इस बैटरी को कनेक्ट नहीं किया तो इस कंडेंसर पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या? इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां से चल करके इस वायर में होकर के चल करके जाएंगे और इस प्लेट पर जाएंगे। इनिशियली इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, पहले तो कोई चार्ज था नहीं इस कंडेंसर पर। जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो होगा क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वायर में होकर चल करके जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर इस प्लेट पर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहां गया और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वायर में होकर चलकर इस प्लेट पर पहुंचेगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर गया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर नीचे आ गया, तो इस पर चार्ज आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस का, और इस पर चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस का। क्लियर है? जब ये इलेक्ट्रॉन या बैटरी से चल करके यहां पहुंचेगा, जैसे ही यहां से चल करके इधर पहुंचा, तुरंत उसी समय जैसे यहां से चला तुरंत इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा। सिंपल सी बात बोल रहा हूं। तो इस इलेक्ट्रॉन को सर्किट में सर्कुलेट कराने के लिए एनर्जी कौन अवेलेबल करा रहा है? ये सेल या ये बैटरी। और किसी चार्ज पार्टिकल को, क्यू चार्ज को V वोल्ट से V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जब एक्सेलरेट कराते हैं, उसके द्वारा गेन एनर्जी कितनी होती है? Q इंटू V जूल होती है, जानते हो।
अब यहां से कितना चार्ज चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गया इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, कितने वोल्ट पर, V वोल्ट पर। तो इस बैटरी के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में सर्कुलेट कराने के लिए कितनी एनर्जी दी है इस बैटरी ने, E इंटू बी जूल। अरे Q की जगह पर E लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ये बैटरी कितनी अवेलेबल करा रही है सर्किट में सर्कुलेट कराने के लिए, E इंटू बी जूल। क्लियर है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, जब पहले नंबर वाला इलेक्ट्रॉन चला तो उस इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी ने कितनी ऊर्जा दी है, कितनी एनर्जी दी है, E इंटू बी जूल। चल करके गया इलेक्ट्रॉन इस वायर में होकर के, तो इस वायर के अंदर क्या होंगे, एटम्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जब एटम से के बीच में से होकर के निकल करके जाएगा तो रास्ते में वो एटम इलेक्ट्रॉन वो एटमों से टकराएगा, टकराने में कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की वेस्ट होगी यहां तक पहुंचने में। भाई इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐसे सर्कुलेट करने में, यहां तक पहुंचने में, इलेक्ट्रॉन यहां से गया और यहां से निकलकर इधर आ गया। उस इलेक्ट्रॉन को सर्किट में एक बार सर्कुलेट कराने के लिए इस बैटरी ने जो ऊर्जा दी है, एनर्जी दी थी वो इतनी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल करके वो यहां पर आ गया। भाई यहां से निकला इलेक्ट्रॉन चल करके ऐसे पहुंचा और इसमें से निकल के यहां पहुंच गया। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल कर और यहां तक सर्कुलेट कराने के लिए कौन एनर्जी कौन दे रहा है, ये बैटरी। यस सर। और कितनी एनर्जी देगा ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक सर्कुलेट कराने के लिए, इतनी एनर्जी देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर के इस वाले टर्मिनल से चल करके यहां पहुंचा, तो रास्ते में इस एनर्जी में से इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी एटम से टकराने में खर्च हो गई। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस जगह पर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस वाली एनर्जी से कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इतनी एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां जा रहा है और रास्ते में इसने किससे, एटम से टकराया, उसमें एनर्जी खर्च हुई और जब यहां पहुंचा तो जो बचेगी ना एनर्जी यहां पर इस जगह पर पहुंच कर गई, वो एनर्जी डेफिनेटली इससे कुछ कम होगी। ये बात तो क्लियर है। जब दूसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, भाई पहला इलेक्ट्रॉन चला, चल करके यहां पहुंचा, जब चला ये इलेक्ट्रॉन तो इसको इसकी एनर्जी कितनी थी, इतनी, रास्ते में कुछ खर्च हो गई, तो यहां पर जब आएगा तो यहां पर जो एनर्जी बचेगी वो इससे कुछ कम होगी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब सेकंड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा दूसरे नंबर वाला, तो रास्ते में जितनी एनर्जी रास्ते में पहले वाले इलेक्ट्रॉन की खर्च हुई थी उतनी ही एनर्जी सेकंड वाले की खर्च होगी यहां तक पहुंचने में, उतनी ही एनर्जी यहां से सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने में खर्च होगी। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर, क्लियर है। और जब सेकंड नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा उतनी ही एनर्जी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की यहां तक पहुंचने में खर्च हुई, उतनी ही एनर्जी सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की यहां तक पहुंचने में खर्च हुई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस जगह पर पहुंचेगा, इस प्लेट के पास पहुंचेगा, तो पहले से कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं इस पर, एक, और दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा इस टर्मिनल पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, माइनस, और इस पर भी कैसा है, माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दूसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रिपेल करेगा, मींस उसको अपने पास आने से रोकेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करने में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और खर्च करनी पड़ेगी। तो जब दूसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की बची हुई एनर्जी पहले वाले से कुछ कम होगी, क्योंकि रास्ते का एनर्जी लॉस तो सेम है। लेकिन जब दूसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसका फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करने में कुछ एनर्जी खर्च होगी, तो उसकी और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो गई, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर जो एनर्जी बची है वो पहले वाले से कुछ कम रहेगी। ये बात क्लियर है। जब तीसरे नंबर वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके सर्कुलेट होकर के जाएगा, तो जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो इस प्लेट पर अब कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसे बैठे हुए, पहले से ही 2, और तीसरे नंबर वाला आ गया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ गया, तो उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए इसको भी कुछ और अतिरिक्त एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो तीसरे नंबर वाले इलेक्ट्रॉन को यहां जब पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी दूसरे वाले से भी और थोड़ी कम होगी। तो मैं कहना यह चाहता हूं
कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाएंगे, यहाँ पर पहुंचते जाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करने में एनर्जी कुछ ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उन पर बची हुई एनर्जी पहले वाले इलेक्ट्रॉनों से कम होगी थोड़ी सी। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं उन पर रिमेनिंग एनर्जी सभी की सेम नहीं है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहाँ से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पहुंचते जाएंगे तो इन प्लेटों के बीच पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और ये पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता गया और ये पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते गए, इस पर चार्ज कैसा आता जाएगा माइनस, इस पर कैसा आएगा प्लस, पोटेंशियल बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन चले, इस पर माइनस चार्ज बढ़ेगा, इस पर प्लस बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, कब, लास्ट का मतलब कब, जब इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होते होते जब दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हुआ तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जब चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वो इतने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे कि वे उन सभी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मींस जब इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा तो वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा। उस केस में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसको बोल रहे हो आप, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते होते इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते जैसे ही बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हुआ तो उस समय जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचा होगा तो उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं उनके द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना ज्यादा होगा कि उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं होगी। इट मींस potential difference between these two plates of condenser is equal to as that of battery, then condenser gets fully charged। उसके बाद इस पर चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, और जब ये फुली चार्ज हो गया तो यहां पर जो चार्ज इकट्ठा हुआ है, कलेक्ट हुआ है, यहां से निकल करके इलेक्ट्रॉन यहां पर जो कलेक्ट हुए हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों की बची हुई एनर्जी जो होगी उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, और उस एनर्जी को हम कहां मानते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इन प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, तो जो एनर्जी स्टोर होती है, ये एनर्जी जो स्टोर होती है कंडेंसर की, उन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहती है, नॉट इनसाइड द प्लेट। इस बात को मैंने लिखा है, आप इसको नोट करें मेरे साथ साथ। अब यहां से आगे की बात मेरी समझ आएगी आपको। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इफ dq चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर एट पोटेंशियल v पोटेंशियल पर, v पोटेंशियल डिफरेंस पर मान लो ट्रांसफर्ड चार्ज dq है, स्मॉल अमाउंट चार्ज का ट्रांसफर किया है v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो वर्क डन कितना होगा, dq चार्ज को v वोल्ट पर ट्रांसफर करने में वर्क डन dw इक्वल टू q dv। अरे वर्क का रिलेशन होता है भाई, q चार्ज को v वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कराएं तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफ ए चार्ज dq लिखा है आपने कितने वोल्ट पर, v वोल्ट पर, तो वर्क डन इन अ ट्रांसफरिंग चार्ज dq एट पोटेंशियल v इज गिवन बाय द रिलेशन w ना लिख करके इसको dw लिखो, क्योंकि बहुत छोटा सा अमाउंट चार्ज का ट्रांसफर किया है तो वर्क भी कम होगा, तो dw इक्वल टू dq इंटू v। टोटल चार्ज 0 से q चार्ज ट्रांसफर करने में टोटल वर्क क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ये बात लिख दी मैंने, ये रही, आप भी नोट कर ले इसे। इन दिस वे होल अमाउंट ऑफ चार्ज, whole amount of work done in a transferring whole charge q can be calculated by integration। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, dw इक्वल टू v dq, 0 से q तक इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल वर्क निकल आएगा dw। अरे 1 का इंटीग्रेशन w के रिगार्ड में तो w हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर दो v dq को 0 से q तक v dq। क्लियर है, v की जगह पर लिख सकता हूं मैं q अपॉन c। ये तो क्लियर हो गई होगी बात, कैसे, q बराबर cv, कितनी बार पढ़ेंगे आप इसे, तो v इक्वल टू q अपॉन c, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर q, तो इस v को q के टर्म में लिख दिया मैंने,
Q अपॉन सी, इस V की जगह पर Q अपॉन सी, C कांस्टेंट है 1 अपॉन सी, लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q, 0 टू Q, Q का इंटीग्रेशन करना है Q के रिगार्ड में, तो Q का इंटीग्रेशन क्या हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट Q, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन नहीं बदलता, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन बदल जाता है। तो Q की जगह पर Q लिखोगे तो Q स्क्वायर अपॉन 2 और इसको लिखोगे तो 0, तो रिजल्ट आ गया आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C। भाई 2 तो ये रहा और C ये रहा, Q स्क्वायर इसकी लिमिट Q है और यहाँ पर 0 है तो ये Q स्क्वायर ये रहा। ठीक है ना, ये एनर्जी कितनी हो गई, स्टोर्ड एनर्जी इन ए कंडेंसर, दिस वर्क, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर, W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C जूल। क्लियर है, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो रटना नहीं है आपको ये फॉर्मूला, वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर, आपने रिजल्ट निकाला Q स्क्वायर अपॉन 2C, और एक फॉर्मूला है Q बराबर CV। ठीक है ना, तो C की जगह पर मैं Q अपॉन B लिख दूं, इस C की जगह पर Q अपॉन B लिख दूं, इस वाले C की जगह पर, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 C की जगह पर Q अपॉन V, तो V ऊपर पहुंचा दूं, एक Q से Q कट गया तो W कितना आ गया, हाफ QV इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये वाला। ठीक है ना, V की जगह पर इस Q की जगह पर CV लिख दूं, इस Q की जगह पर CV, इस Q की जगह पर CV लिखूं, ये वाला, इस वाले Q की जगह पर C इंटू V लिखूं, तो रिजल्ट क्या आएगा 1/2 CV स्क्वायर। ये रिलेशन कॉमन है, ये Q और V के टर्म में, Q और C के टर्म में, C और V के टर्म में। ठीक है ना, ये रिलेशन समझ आ गया। इट इज द ऑलवेज पॉजिटिव वेदर वी गिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टू द कंडक्टर, वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर वी गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू द कंडक्टर। अगर हम किसी कंडक्टर को प्लस चार्ज दें या माइनस चार्ज दें, इस वर्क का मान कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी in the electric field between the plates of condenser, not inside the plate, because inside the plate electric field is 0। क्या कहना चाहता है, this work is stored in the form of, आपने लिखा है ऊपर, जरा ध्यान दीजिए, it is किसकी बात कर रहा है, इस वर्क की बात कर रहा है। this work always positive, ये इस वर्क का मान हमेशा प्लस होगा। वेदर वी गिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टू द कंडक्टर, कंडक्टर को हम चार्ज चाहे प्लस का दें चाहे माइनस का दें। जैसे ये कंडेंसर था आपका, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी C है और इसको बैटरी से आपने जोड़ा था, V वोल्ट की बैटरी से, यहां पर की लगा रखी है आपने, बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई दी है, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, तो इस पर तो प्लस का चार्ज आएगा, इस पर माइनस का चार्ज आएगा, चाहे चार्ज प्लस दें चाहे माइनस दें। तो इस कंडेंसर को चार्ज करने में जो वर्क होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे ये Q की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, ये कहना चाहता है। ठीक है ना, तो जैसे ही इस प्लेट पर प्लस का चार्ज आया, इस पर माइनस आया, तो इन प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दिस वर्क is stored in the form of potential energy in electric field between these two plate, not inside the plate, क्योंकि ये जो चार्ज आएगा, इस प्लेट को मैं ऐसे बना रहा हूं, इन प्लेटों को मैं इस तरह से बना दे रहा हूं बच्चों, ऐसे। तो ये जो वर्क है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, नॉट इनसाइड द प्लेट, क्योंकि इन प्लेटों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि मेटलिक प्लेटें हैं, तो चार्ज तो इनके सरफेस पर आता है, इनके अंदर तो नहीं आएगा। तो ये जो वर्क है, ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट, नॉट इनसाइड द प्लेट, बिकॉज इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर हो गई होगी ये बात।
इफ इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इफ इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन वॉल्यूम A इंटू डी। ये जो एनर्जी है जो आपने निकाली है, ये प्लेट है, एक प्लेट, तो ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर की बात कर रहा है मेरे बच्चे। इस प्लेट पर चार्ज कैसा है? प्लस का है। इस प्लेट पर चार्ज कैसा है? माइनस का है। तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे होगा, इस प्लेट का एरिया A, इस प्लेट का एरिया A, प्लेटों के बीच की सेपरेशन D। दिस वर्क, कौन सा वर्क? दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन द इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, नॉट इनसाइड द प्लेट। और फॉर्मूला क्या था? हाफ क्यू बी या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या फिर हाफ सी बी स्क्वायर। अगर ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, कैसा कंडेंसर है बच्चों? ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, तो ये एनर्जी इस वॉल्यूम में रहती है, इसके इन प्लेटों के बीच में जो वो बॉल है ना, मीडियम, वो कितने वॉल्यूम में है? वो वॉल्यूम उसका क्या होगा? A इंटू डी। इसीलिए लिखा है इफ इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन दिस एनर्जी, कौन सी एनर्जी? ये एनर्जी की बात कर रहा है, इज स्टोर्ड इन होल वॉल्यूम A इंटू डी। ये जो एनर्जी है इतने वॉल्यूम में है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होगी? सो टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी को हम शो करते हैं बच्चों स्मॉल यू से। तो इसकी एनर्जी डेंसिटी फिर कितनी होगी? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी होगी। टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ सी बी स्क्वायर लिख दो अपॉन एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कंडेंसर, A इंटू डी से डिवाइड कर दो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना? मैं इसका विजिबल शायद कम हो रहा होगा बच्चों आपको। हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन A इंटू डी। सी की जगह पर मैं वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों, देखो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इस C की जगह पर ये लिख रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखो हाफ का तो 2 नीचे ले लो, तो C की जगह पर क्या लिख दूं? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इस C की जगह पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और एक डी ये रहा अपॉन 2 ये रहा, A ये रहा, और V स्क्वायर अपॉन डी ये वाला, और एक डी यहाँ पर है तो डी स्क्वायर कर दे रहा हूँ उसी। A से A कैंसिल, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ गई? चेक करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन डी होता है E स्क्वायर हो गया, E स्क्वायर हो गया। इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है ना? कोई झमेला तो नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन और होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो E की जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दो, यहाँ पर सिग्मा अपॉन, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो फॉर्मूला एक और हो जाएगा। इसका फॉर्मूला एक और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर लिख दें आप, या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिट इसकी क्या होगी बच्चों? जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर है ये बात? ये बात मैंने देखो समझा दिया अगले पेज पर, देखो जरा गौर से। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम A इंटू डी। So to find energy density means energy stored per unit volume is called energy density. Energy density equal to energy stored upon volume. Energy stored कितनी होगी मेरे बच्चे?
स्टोर्ड एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी, हाफ सी की जगह पर मैंने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिख दिया है, ये वी की जगह पर चाहो तो ई इंटू डी का स्क्वायर कर लो, क्योंकि वी की जगह पर क्या लिख दूं, इस फॉर्मूले से ई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन डी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू डी, इस v की जगह पर e इंटू डी लिख सकते हो आप, इस v की जगह पर e इंटू डी का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो देखो हाफ तो ये रहा, इस a से a कट गया, d इंटू डी, डी स्क्वायर और एक डी स्क्वायर यहां पर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर या फिर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि e बराबर एक फॉर्मूला और होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस E की जगह पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर देंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे बच्चे, एनर्जी डेंसिटी वहीं पर होगी। इसका मतलब ये एनर्जी कहां पर स्टोर होती है, दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना। वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा एनर्जी सप्लाइड कितनी होगी मेरे बच्चे, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी क्वेश्चन पूछता है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये बैटरी है, कंडेंसर को इस बैटरी से कनेक्ट किया, देखो ये बैटरी है, ये बैटरी, ये की और ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C और इसको V वोल्ट से चार्ज किया है, V पोटेंशियल पर, इस पर चार्ज कितना आएगा प्लस का Q और इस पर माइनस का Q। तो सप्लाइड एनर्जी बाय द बैटरी, इस बैटरी के द्वारा जो एनर्जी सप्लाइड निकाली जा रही है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो इस बैटरी के द्वारा सप्लाइड एनर्जी जो होगी, इस बैटरी के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी कितनी होगी, Q इंटू वी जूल, सप्लाइड एनर्जी QV। और इस एनर्जी में से जब चार्ज कंडक्ट करके किस में होकर के, वायर में होकर के जाएगा, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में, कितना, हाफ QV, सप्लाइड एनर्जी तो QV है, और इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, स्टोर्ड एनर्जी हाफ QV है, इतनी तो सप्लाई की और इतनी स्टोर्ड हुई, तो बची हुई कितनी है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, इस वायर को हीट करने में और प्लेटों को हीट करने में खर्च हुई होगी। सो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी Q इंटू वी जूल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ QV। सप्लाइड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब किससे, स्टोर्ड एनर्जी से, तो इतनी तो सप्लाई की थी, इतनी स्टोर्ड हुई, तो बची बाकी की कहाँ गई, हवा में उड़ गई, नहीं हवा में उड़ी, क्योंकि जब चार्ज कंडक्ट करके इस वायर के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स जब वायर के थ्रू एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाएंगे, तो इस वायर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं उससे कोलिजन्स में उनकी एनर्जी कुछ वेस्ट होगी, ठीक है ना। इफ दिस कैपेसिटर इज ए डिस्चार्ज थ्रू सम रेजिस्टेंस देन दिस स्टोर्ड एनर्जी appears in the form of heat energy. So the energy wasted in heating the plates and wire is equal to half QV. एनर्जी जो वेस्ट होगी, कितनी एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी तो QV है, स्टोर्ड एनर्जी हाफ QV है, तो वेस्टेज एनर्जी कितनी होगी, वेस्टेज एनर्जी इन हीटिंग द प्लेट एंड वायर इज हाफ QV। नोट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक सुनेंगे बच्चों, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेटों के बीच में फोर्स के लिए रिलेशन ड्राइव करने के लिए कभी कभी आ जाता है, नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, लर्न है तब भी कोई बात नहीं, और लर्न नहीं है तो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको इसका। पहले इसका सिंपल तरीका बता रहा हूं, भूल जाइए आप फोर्स का फॉर्मूला। और ये टॉपिक ऐसा है बच्चों जिस पर, इस टॉपिक पर अगर कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में क्वेश्चन आता है तो अधिकांशतः या तो क्वेश्चन रॉन्ग होता है, अदरवाइज क्वेश्चन लेफ्ट होता है आपका। और मैं ये कह रहा हूं आपका क्वेश्चन ना तो रॉन्ग होना चाहिए ना लेफ्ट। इससे पहले एक बात बोली है मैंने, वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर। ये कोई कंडेंसर है, इसको किसी बैटरी से हम चार्ज कर दें तो चार्ज करने में कितना वर्क होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन D है, इस प्लेट पर चार्ज प्लस का Q और इस पर चार्ज माइनस का Q, प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V और कैपेसिटी कंडेंसर की C। तो इस कंडेंसर को
चार्ज करने में वर्क के लिए फॉर्मूला क्या है? वर्क W इक्वल टू हाफ क्यू बी था, हाफ क्यू इंटू बी, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इस प्लेट के द्वारा इस प्लेट पर लगने वाला फोर्स इधर है, और इस प्लेट के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स F है, ये वाला फोर्स है F। वर्क डन इन चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से चार्ज चल करके इलेक्ट्रॉन चल करके इधर गई ना, तो Q चार्ज ट्रांसफर हुआ इस वाली प्लेट में से इधर, इसमें से प्लस का चार्ज प्लस Q गया निकल करके इस पर पहुंचा। तो एक्चुअल में इधर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, वास्तव में तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और इस पर पहुंचे। तो इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां तक ट्रांसफर करने के लिए इतना वर्क किया, और वर्क होता है इस वाले चार्ज के द्वारा इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, या इस चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट ही तो वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चार्ज को, क्यू चार्ज को कितना यहां तक ले गए, तो यहां पर वर्क तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को लेंगे ना हम, क्योंकि फोर्स इन दोनों के बीच ही तो है, इन दोनों प्लेटों के बीच ही तो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इन प्लेटों के बीच में लगने वाला फोर्स, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ये फोर्स डायरेक्ट निकलेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन टू डी, और V अपॉन डी क्या लिख सकता हूं? E, तो हाफ Q इंटू ई। इन प्लेटों, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की दो प्लेटों के बीच लगने वाले फोर्स के लिए रिलेशन है हाफ, या तो क्यू बी अपॉन टू डी या हाफ Q इंटू ई। अब इसको कैपेसिटी के टर्म में निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो, Q इक्वल टू सी बी। Q की जगह पर सी बी लिख दो, पोटेंशियल को हटाना है यहां पर, तो Q की जगह पर V की जगह पर Q अपॉन सी लिख दो। तो जिस टर्म में चाहिए ये फॉर्मूला उसी टर्म में निकल आएगा। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं, तेरा थोड़ा सा इसको मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं इसे। अब मैं फिर से एक बार और लिखता हूं, सारे पॉसिबल फॉर्मूले लिखता हूं इस पर, देखो आप नोट कर लेना बच्चों इसको। ये आपको जब क्वेश्चंस करते हैं तो आप फॉर्मूले भूल जाओगे डेफिनेटली, ये मेरा चैलेंज है। रटने वाला कुछ नहीं है मेरे बच्चे, रटने का काम खत्म कर दोगे अगर आप समझोगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके यहां तक पहुंचे, उनको सर्कुलेट कराने में जो सोर्स के द्वारा वर्क होगा वही वर्क स्टोर होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये प्लेट तो हो गई पॉजिटिवली चार्ज और ये प्लेट हो गई नेगेटिवली चार्ज। तो इस प्लेट के द्वारा इस वाली नेगेटिव प्लेट पर तो फोर्स लगेगा इधर, और इस प्लेट के द्वारा इस पर लगेगा फोर्स इधर। दीज टू प्लेट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, क्योंकि चार्ज इक्वल और अपोजिट है। तो वर्क कितना हुआ? स्टोर्ड एनर्जी के बराबर है हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच की सेपरेशन। तो इन दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला फोर्स निकल आएगा F बराबर Q और V के टर्म में निकालोगे तो क्यू वी अपॉन 2d। V अपॉन डी को मैं E लिख सकता हूं, तो हाफ Q इंटू ई लिख सकता हूं। क्लियर है? इज इक्वल टू डी को मैं यहां ला रहा हूं, इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर अपॉन 2d लिख सकता हूं। यहां पर इसके टर्म में लिखूंगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इंटू डी लिख सकता हूं। जिस टर्म में चाहे उसी टर्म में फॉर्मूले को तोड़ ले। ये तो क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन किस तरह से गिवन है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कंडेंसर। ठीक है, यहां पर इसको ड्राइव भी कर दिया है, या देख लें आप। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कंडेंसर, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पर प्लस का है एक पर माइनस का है। सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Between two plates of parallel plate capacitor, field is conservative
एंड इन कंजर्वेटिव फील्ड डेफिनेशन है फोर्स की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की प्लेटों के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं और इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, माइनस du अपॉन dx। और u क्या चीज है? इसकी एनर्जी, किसकी? कंडेंसर की। इस कंडेंसर की एनर्जी है u इक्वल टू आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हाफ QB लिख सकते हैं, हाफ CB स्क्वायर लिख सकते हैं और Q स्क्वायर अपॉन 2C लिख सकते हैं। ठीक है ना? Q स्क्वायर अपॉन 2C और C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D की जगह पर मैंने बच्चों x लिखा है, वेरिएबल यहाँ पर x लिखा है मैंने। x क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन को, D की जगह पर मैंने इसको सेपरेशन को मैंने x लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है ना? तो एनर्जी के लिए रिलेशन लगा दें आप इसमें। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C एंड C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस फॉर्मूले में इस U की जगह पर Q स्क्वायर अपॉन 2C लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरे बच्चे? देखो यहीं पर लिखे दे रहा हूं मैं, F इक्वल टू माइनस D अपॉन dx, U की जगह पर Q स्क्वायर अपॉन 2C और C की जगह पर क्या लिखे हैं हम? C की जगह पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x। इस C की जगह पर लिख रहा हूं तो देखो माइनस D अपॉन dx। इसमें देखो यहां पर क्या आएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2 और C की जगह पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x। x को ले लो ऊपर ऐसे। क्लियर है ये बात? देख लो यही टर्म ये लिखा हुआ है, D अपॉन dx, D अपॉन dx, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू x। क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी मेरे बच्चे। अब देखिएगा जिसमें Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉन्स्टेंट है, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉन्स्टेंट है, इसको ले लो बाहर आ गया x का। x के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो रिजल्ट आ गया आपका F इक्वल टू माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A या फिर माइनस CB स्क्वायर अपॉन 2x। x किसकी जगह पर लिखा है? दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। या तो ये इस तरह से ड्राइव कर लो तब फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज मैंने फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उसी बात को, फिर से मैं एक बार रिपीट कर, या तो इसको ड्राइव कर लो इस तरह से याद रखो। और अगर याद न रहे तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ आपसे, इन दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन D, इस प्लेट का एरिया A और इसका एरिया A, इस पर चार्ज प्लस Q, इस पर चार्ज माइनस Q, इसकी कैपेसिटी C और दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब बैटरी से कनेक्ट किया है मैंने इसको, V वोल्ट तक चार्ज किया है। चार्ज करने में जो वर्क डन होता है उसके लिए रिलेशन हाफ QB हाफ CB स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C, वर्क इक्वल टू होता है F इंटू D। F निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, D को यहाँ ले लो, QB अपॉन 2D, CB स्क्वायर अपॉन 2D, Q स्क्वायर अपॉन 2CD। और C की जगह पर वैल्यू रखना चाहते हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो D के टर्म में भी फॉर्मूला हम निकाल देंगे। C की वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस वैल्यू को यहाँ भी यूज कर सकते हो और Q अपॉन V की जगह पर E लिख सकते हो, Q अपॉन V की जगह पर E लिख सकते हो। तो ये तो क्वेश्चन बताएगा कैसे तोड़ना है, मेन बात तो ये है, ये वाली लाइन वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेन ये लाइन याद रखें, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि एक प्लेट पर चार्ज प्लस है, एक पर माइनस है, मीन्स इन दोनों के बीच फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव होगा। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। सिंपल टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स नोट करते जाइए आप मेरे साथ साथ।
एक कंडक्टर हमारे पास ए और एक बी, ए की कैपेसिटी C1 और बी की कैपेसिटी C2, इसको चार्ज किया है V1 पोटेंशियल तक, इसको चार्ज किया है V2 पोटेंशियल तक, तो इस पर चार्ज कितना होगा? लेट अस टेक इट टू कंडक्टर A एंड B having capacity C1 and C2 are given a charge Q1 and Q2 respectively so that their potential are raised to V1 and V2। तो इनिशियली पहले कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडक्टर Q1 बराबर C1 V1, सेकंड कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा? Q2 बराबर C2 V2, Q2 बराबर C2 V2। तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 और Q2 को दोनों को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2, तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2 C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ तक तो क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे, जरा गौर से देखो। इनिशियली पहले कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, एक पहले कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर। भाई इसकी कैपेसिटी मालूम है, मैं V के टर्म में लिख दिया। फर्स्ट कंडक्टर की एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर हाफ C1 V1 स्क्वायर। सेकंड कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी? इसकी हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? U बराबर U1 प्लस U2, U1 ये रहा, U2 ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर बाई U1 प्लस U2, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हाफ कॉमन ले लो, पहले ये वाला हाफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? C1 V1 स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा? प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये तो पहले की एनर्जी है, पहले की टोटल एनर्जी है, पहले कंडक्टर की एनर्जी है, सेकंड कंडक्टर की एनर्जी और इनिशियली टोटल एनर्जी है ये इनिशियली, ठीक है ना? इनिशियली पहले फर्स्ट कंडक्टर पर चार्ज है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, ये सेकंड कंडक्टर पर चार्ज है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही, तो पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, ठीक है ना? अगर इन दोनों कंडक्टर्स को किसी मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दें, इस तरह से हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, when these two conductors of different potential are connected by a metallic wire, इन दोनों कंडक्टर्स को हम किसी मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दें। when these two conductors of different potential are connected by a metallic wire, then charge, कौन सा चार्ज? positive charge will flow from a conductor of high potential to a conductor of low potential। Actually in metals positive charge never flow, but only electron flow from conductor a low potential to high potential until their potential becomes same। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, फिर से मैं यहाँ लोड करके दिखा रहा हूँ। एक कंडक्टर तो ये रहा और एक कंडक्टर ये रहा, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। when two conductors at different potential, इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना है? V1 है, और इसका पोटेंशियल कितना था? V2। अब इन दोनों कंडक्टर्स को मेटलिक वायर से जोड़ दिया मैंने। when two conductors at different potential are connected by a metallic wire, then positive charge will flow from high potential to low potential। Actually in metals positive charge never flow, मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट नहीं करता बच्चे। इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। जैसे मैंने कहा, जब दो अलग अलग पोटेंशियल वाले कंडक्टर को मेटलिक वायर से हम जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पोटेंशियल वाले कंडक्टर से कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर चलेगा, जबकि वास्तव में कंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट नहीं करता। इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं बच्चों, कम पोटेंशियल वाले कंडक्टर से ज्यादा पोटेंशियल वाले कंडक्टर की ओर तब तक चलते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस कंडक्टर पर चार्ज मान लो Q1 डैश और इस कंडक्टर पर चार्ज Q2 डैश, तो ये बात मैंने लिख दिया। When these two conductors का मतलब जो अलग अलग पोटेंशियल वाले हैं, of different potential are connected by a metallic wire, then positive charge
will flow from a conductor of high potential to a conductor of low potential. Actually, in metals positive charge never flow, but only electrons flow. Electron flow from a conductor of low potential to a conductor of high potential until their potential becomes same. कब तक? जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चे? आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या हुआ? सुनो, जैसे ये कंडक्टर, इसका पोटेंशियल पहले V1 था, ये कंडक्टर, इसका पोटेंशियल V2, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2। तो इनिशियली इसका चार्ज कितना है? Q1 बराबर C1V1। पहले कंडक्टर की एनर्जी कितनी थी? हाफ C1V1 स्क्वायर। ये तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए। सेकंड कंडक्टर पर पहले चार्ज कितना था? C2V2। एनर्जी कितनी थी? U2 इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर। ध्यान से सुनना। तो दोनों का टोटल चार्ज कितना है इनिशियली? टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, C1V1 प्लस C2V2। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों ये, फिर से मैं बोल रहा हूँ। इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी है? इन दोनों को ऐड कर दो। इनिशियल टोटल एनर्जी हाफ कॉमन ले लो, C1V1 स्क्वायर प्लस C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। अब क्या किया हमने? इन दोनों कंडक्टर्स को किसी मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर को हमने इस कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया मेटलिक वायर के द्वारा। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लो इस कंडक्टर पर चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पर हो गया Q2 डैश। तो आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट कंडक्टर पर चार्ज कितना है? Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर क्या हो गया? C2V। जरा गौर से देखना, आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली बोल रहा हूं। तो इन दोनों चार्ज का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे? Q1 डैश बाई Q2 डैश। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू V से V कट जाएगा C1 बाई C2। और अगर ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर हैं तो इसकी जगह पर लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा R1 अपॉन R2। तो आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कंडक्टर पर चार्ज का रेशियो क्या होगा? Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू R1 बाई R2। आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस कंडक्टर की कैपेसिटी बच्चे ज़्यादा है उस कंडक्टर पर चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है ना? ये बात मैंने देखो यहाँ लिख दी है। आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर पर चार्ज Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। पहले कंडक्टर पर चार्ज कितना है? Q1 डैश इक्वल टू C1V, Q2 डैश इक्वल टू C2V। तो आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा चार्ज का? दिस अपॉन दिस, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1V अपॉन C2V। क्योंकि इस V से ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, C1 बाई C2। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। यहाँ तक क्लियर है? फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर होते तो C1 को क्या लिखते हम? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 को क्या लिखते? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। लिख के दिखाएं, देखिएगा। आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का रेशियो क्या है? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2। और अगर ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर हैं तो C1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम C1 की जगह पर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 की जगह पर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो इसका मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू R1 बाई R2। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बोलिए। Hence final charge will be more on the conductor of more capacity। इसका मतलब जिस कंडक्टर का साइज ज्यादा है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा है कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी। क्लियर है भाई? मान लो R1 ग्रेटर देन R2, अगर R1 ज्यादा है R2 से तो C1 ज्यादा होगा C2 से। तो इसका मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस पर चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी कम है उस पर चार्ज कम होगा। क्लियर है? आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज कितना हुआ मेरे बच्चे?
आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश कितना है C1V, Q2 डैश कितना है C2V। फाइनल चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C1V प्लस C2V। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पर ऐड कर दो, देखो V कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C1V लिखोगे, यहाँ पर C2V लिखोगे, तो V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व, चार्ज कैन बी नॉट नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये प्रिंसिपल क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द होल यूनिवर्स, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द होल यूनिवर्स विल रिमेन फिक्स। इस पूरे यूनिवर्स पर टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, केवल चार्ज को बच्चे ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। सो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है C1V1, Q2 कितना है C2V2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश C1 प्लस C2 इंटू V। यहाँ तक क्लियर है बात। यहाँ देखिएगा इनिशियल टोटल चार्ज कितना है, टोटल इनिशियल चार्ज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, टोटल फाइनल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। जरा गौर से देखिएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफर चार्ज कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात यहीं पर बता रहा हूं। इस Q1 डैश को इधर ले लो, Q2 डैश को इधर ले लो, पहले इसमें वैल्यू लिखो, पहले Q1 प्लस Q2, इसको लिख सकता हूं C1V1 प्लस C2V2, Q1 डैश प्लस Q2 डैश C1 प्लस C2 इंटू V। तो V की वैल्यू निकल आएगी क्या, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है ये बात। दिस V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चों टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, इस पोटेंशियल को बोला जाता है कॉमन पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिएगा ठीक है ना। चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर कंडक्टर, एक कंडक्टर से चार्ज ट्रांसफर्ड कितना होगा दूसरे कंडक्टर पर बच्चों, चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर कंडक्टर। आपने अभी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश को इधर ले आओ, तो Q1 डैश को इधर ला रहा हूं बच्चों, तो मैं डिफरेंस का साइन लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिख रहा हूं यहां पर। Q1 डैश इज इक्वल टू इस Q2 को उधर ले जा रहा हूं, Q2 डैश डिफरेंस Q2। एक्चुअल में ये ट्रांसफर्ड चार्ज है, ट्रांसफर्ड चार्ज डेल्टा Q ऑन फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है ना, इज इक्वल टू डेल्टा Q ऑन सेकंड कंडक्टर। ट्रांसफर्ड चार्ज पहले कंडक्टर पर, जैसे पहले कंडक्टर, जैसे हम ये कहें आपसे, जैसे एक कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, मान जाइए कि आप इस पर मान लो पहले 100 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इस पर मान लो इस पर 100 है और इस पर मान लो 40 माइक्रोकूलम चार्ज है। चार्ज का ट्रांसफर होना चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता मेरे बच्चे। चार्ज का ट्रांसफर होना, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट और इसका पोटेंशियल मान जाइए 50 वोल्ट, तो चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है ज्यादा पोटेंशियल वाले कंडक्टर से कम पोटेंशियल की ओर। मान लो इसमें से 20 माइक्रोकूलम चल करके इधर आ गया, मान जाओ, ये तो डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटी पर। फिर C1 C2 कनेक्ट कर दिया,
पता चला इस पर तो रह गया 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम और इस पर 20, इसमें से इस पर चला गया ना, तो इसका मतलब इस पर कितना हो जाएगा 120 माइक्रोकूलम। तो ट्रांसफर चार्ज कैसे निकालेंगे? या तो इस चार्ज और इस चार्ज का डिफरेंस निकाल लो, ये Q1 और ये Q1 डैश, ये Q2 और ये Q2 डैश। तो या तो इन दोनों का अंतर निकालो, Q1 और Q1 डैश का अंतर निकालो तो कितना आएगा 20, या Q2 और Q2 डैश का अंतर निकालो तो ये भी तो 20 आएगा। इसका मतलब 20 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें से चल करके इस पर आ गया। पहले इस पर कितना था 100, अब कितना है 120, तो डेल्टा Q1 डैश, जो डेल्टा Q1 कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। पहले इस पर कितना था 40, अब कितना है 20, तो ट्रांसफर चार्ज कितना हुआ 40 पहले था, अब 20, इसका मतलब इसमें से 20 निकल करके चला गया ना, तो इसमें से ट्रांसफर निकालेंगे तो डेल्टा Q2 कहेंगे हम उसे। तो डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 तो दोनों बराबर बराबर होंगे, क्योंकि एक कंडक्टर में से चल करके चार्ज उतना ही दूसरे कंडक्टर पर चला जाएगा। क्लियर है? तो ट्रांसफर चार्ज इन द फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर पर ट्रांसफर चार्ज निकालेंगे तो Q1 डैश माइनस Q2, Q1 निकाल लेना, Q1 डैश और Q1 का अंतर निकाल लो या तो, या फिर Q2 डैश और Q2 का डिफरेंस निकाल लो, दोनों ट्रांसफर चार्ज दोनों बराबर होंगे। फाइनल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर ए, फर्स्ट कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, इस कंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी हाफ C1V², और सेकंड कंडक्टर की इसकी हाफ C2V², ये रही फाइनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। इस चीज को बच्चों मैं फिर से यहां लिखे दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं यहां पर फिर लिख दे रहा हूं। ये तो कंडक्टर ए, ये कंडक्टर बी, पहले कंडक्टर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। फिर से समझना बच्चों इस बात को, पहले कंडक्टर पर चार्ज Q1 बराबर C1V1, पहले कंडक्टर की एनर्जी इसकी U1 बराबर हाफ C1V1²। अब सेकंड कंडक्टर के लिए लिख रहा हूं, इसके लिए यहां पर Q2 इक्वल टू C2V2, सिंपल सी बात है, U2 इक्वल टू हाफ C2V2²। पहले का टोटल चार्ज इनिशियली Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 को इन दोनों को जोड़ करके भी लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2। यहां तक क्लियर है? पहले की एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज को जोड़ दो, 1/2 ऐड कर देंगे तो C1V1² प्लस C2V2²। यहां तक क्लियर है? अब इन दोनों कंडक्टर्स को मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, इस कंडक्टर को C1 C2 मेटलिक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक्चुअली इन मेटल्स पॉजिटिव चार्ज नेवर फ्लो, इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल until their potential becomes same। क्लियर है ये बात? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, इसका चार्ज Q1 डैश, इसका चार्ज Q2 डैश, तो Q1 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा C1V, एनर्जी इसकी U1 डैश हाफ C1V², Q2 डैश, इस वाले कंडक्टर का चार्ज देखो Q2 डैश इज इक्वल टू C2V, U2 डैश इज इक्वल टू हाफ C2V²। ठीक है? आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले टोटल चार्ज ये रहा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनल चार्ज ये रहा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। According to principle of conservation of charge, total amount of charge in the whole universe will remain fixed। तो इन दोनों चार्ज को ऐड कर दो, C1 प्लस C2 इंटू V, और पहले का चार्ज ये रहा, बाद का चार्ज ये रहा, ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। ये फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का, या C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो क्या आएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1/C2।
जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी इस पर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी इस पर चार्ज कम होगा। और अगर ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर हैं उनके चार्ज का रेशियो R1/R2 Q1 डैश बाई Q2 डैश, ये रिलेशन होगा बच्चों, चार्ज का रेशियो। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। चार्ज शेयरिंग में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? भाई इनिशियल एनर्जी ये रही, फाइनल एनर्जी कितनी निकलेगी? इस एनर्जी को और इस एनर्जी को जोड़ दो तो फाइनल एनर्जी ये रही। फाइनल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। और V की वैल्यू, इस V की वैल्यू यहां से रख दो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर कर देंगे इसे, तो ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी कितनी? फाइनल एनर्जी आएगी कितनी? फाइनल एनर्जी निकाल रहा हूं मैं C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये फाइनल एनर्जी होगी। भाई इस V की जगह पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखोगे और उसका करोगे होल स्क्वायर इसकी जगह पर, तो एक C1 प्लस C2 से तो एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, तो एक तो बचेगा C1 प्लस C2 नीचे और दो ये नीचे है ही, और ऊपर क्या आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर आएगा ये रहा, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ये रहा। ये फाइनल एनर्जी होगी तुम्हारी। ये तो फाइनल एनर्जी है बच्चों। और ये कौन सी एनर्जी है? ये इनिशियल एनर्जी है, ये रही। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस होती है, तो इसलिए एनर्जी जब लॉस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल में से फाइनल को सबट्रैक्ट कर दो और इस एनर्जी में से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल आएगा? एनर्जी लॉस निकल आएगा आपका। मैं यहां पर निकाल रहा हूं एनर्जी लॉस। देखो एनर्जी लॉस यहां पर लिख दिया है मैंने, हेंस लॉस इन एनर्जी। एनर्जी लॉस का मतलब लॉस इन एनर्जी, देखो यहां पर लिखा है, ये रहा, और मैं यहां पर कैलकुलेट करके दिखाई दे रहा हूं आपको, इतना ही आएगा। हेंस लॉस इन एनर्जी इन चार्ज शेयरिंग, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इसमें से इसे सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, ये वाली वैल्यू यहां लिख रहा हूं। देखो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितनी है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है? माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। लॉस निकल आएगा। इनिशियल में से फाइनल को कम कर दो तो इनिशियल एनर्जी ये रही, फाइनल ये रही, इसमें से इसे सबट्रैक्ट कर दो, तो मेरे ख्याल से 1/2 तो कॉमन है दोनों में, बाकी का एलसीएम ले लो। एनर्जी लॉस देखो ये रही, हाफ तो कॉमन आ गया बच्चों, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ। यहां से क्या बचेगा? देखो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, इस दोनों का एलसीएम C1 प्लस C2 हो जाएगा। डेल्टा U इक्वल टू, देखो हाफ, ये कितना है? एलसीएम C1 प्लस C2 आ गया, तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो पहले C1 का कर लो इसमें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का कर रहा हूं प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 का कर रहा हूं प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस करके इस ब्रैकेट को तोड़ रहा हूं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। जरा चेक करो आप, देखो इस C1 V1 स्क्वायर से ये कट गया, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट गया।
अब ऊपर क्या बचा देखो जरा गौर से, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 कॉमन ले लूँ, C1 C2 कॉमन ले लूँ और यहाँ पर क्या है C1 प्लस C2 है ये। यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। यहाँ से पहले V1 लिखे दे रहा हूँ प्लस V2 लिखे दे रहा हूँ, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ठीक है। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो इस वैल्यू को निकाल लो। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसको V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट है आपका, ठीक है ना। ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है ना, एनर्जी लॉस इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है बच्चों, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना तो आपका रिजल्ट आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ पर आएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर जूल। दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन स्पार्किंग एंड हीटिंग द वायर। क्या कहना चाहता है, ये एनर्जी का जो लॉस हो रहा है, ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है एक्चुअल में जब एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जब ट्रांसफर होकर के इस वायर में होकर एक कंडक्टर में से दूसरे कंडक्टर पर जाएगा तो ये वायर हीट होगा एक तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस वायर के अंदर होकर, और इस वायर में क्या है पॉजिटिव आइंस, और वो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आइंस से टकराएंगे तो उनकी कुछ एनर्जी लॉस होगी। वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी इस वायर को हीट कर देगी। और हो सकता है कि जब इसको इन दोनों कंडक्टर्स को वायर से जब कनेक्ट किया गया होगा उस समय हो सकता है कि स्पार्किंग भी हो। तो इसीलिए ये जो एनर्जी लॉस होती है, यहाँ लिखा है ये जो एनर्जी लॉस हो रही है हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये जो एनर्जी का लॉस है, दिस एनर्जी लॉस, ये एनर्जी जो जा रही है लॉस्ट हो रही है किसमें, स्पार्किंग में। वायर से जब हम दोनों कंडक्टर को किसी वायर के द्वारा कनेक्ट करेंगे हो सकता है कि स्पार्किंग हुई हो, उसमें भी तो एनर्जी लॉस्ट होगी। और वायर में होकर के जब चार्ज कंडक्ट करके जाएगा तो वायर को हीट कर देगा, तो वायर को हीटिंग करने में और कनेक्ट करते समय स्पार्किंग जो हो रही है उसमें एनर्जी लॉस होती है ये। और एनर्जी लॉस चार्ज ट्रांसफर जब होगा तभी एनर्जी लॉस होगी, और जब अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। इफ V1 नॉट इक्वल टू V2, क्या कहना चाहता है वो, इफ V1 नॉट इक्वल टू V2, क्या कहना चाह रहा है बच्चों, अगर V1 बराबर V2 नहीं है, जैसे ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये रहा, इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, और V1 बराबर नहीं है किसके, V2 के, और मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन मान लो इसकी रेडियस R1 है, नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। तो उस केस में Q1 R2 नॉट इक्वल टू Q2 R1, Q1 R2 नॉट इक्वल टू Q2 R1। ओनली इन दिस केस एनर्जी लॉस्ट क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस नॉट जीरो मीन्स एनर्जी लॉस होगी तो कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है ना। और अगर ऐसा हुआ इफ V1 बराबर V2 देन Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1 होगा, और Q1 R2 और बराबर Q2 R1 के हुआ तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल बराबर हो गया, तो उस केस में एनर्जी लॉस नहीं होगी, ये लिख दिया है। इफ V1 नॉट इक्वल टू V2 दैट इज V1 की जगह पर 9 × 10⁹ Q1 बाई R1, V2 की जगह पर 9 × 10⁹ Q2 बाई R2, इससे ये वैल्यू कट गई। तो Q1 R2 नॉट इक्वल टू Q2 R1, उसी केस में एनर्जी लॉस होगी, ठीक है ना। और अगर V1 बराबर V2 होगा तो Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1, ठीक है ना। तो लॉस एनर्जी कितना होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल जब सेम होता है तो चार्ज ट्रांसफर्ड नहीं होगा, और जब चार्ज ट्रांसफरिंग नहीं होगी, जब चार्ज ट्रांसफर्ड होगा ही नहीं तो एनर्जी लॉस क्यों होगी, एनर्जी लॉस जीरो होगा। यहां तक क्लियर है बच्चों ये बात, ठीक है। इस वीडियो को सुने ठीक से बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने,
इसको 1-2 बार सुन और लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।